मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी तनख्वाह 50-60 हजार रुपए महीना है पर वो बहुत अच्छे से जी लेते हैं, पर एक व्यक्ति को देखा है जिसकी 5-6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है पर वो नहीं जी पाता। आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, दोनों लोग अर्न कर रहे हैं, फिर भी एक होता है ना ट्रैप में फंस गए, फाइनेंशियल क्राइसिस देखते आ रहे हैं। तो इस पे क्या टेक है? अगर आपको यही नहीं पता आप खर्चा कितना कर रहे हो, आप कमा कितना रहे हो, आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे मैं खर्चा कर रहा हूँ, क्या करूँ आगे। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज लेके आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको शॉपिंग करनी है, इसका मतलब ये कि अगर आपको शॉपिंग करनी है तो सस्ती मिल जाएगी। अगर हमें अपना घर चाहिए, हमें अपना घर सजाना, और मेल होते हैं कि रेंट पे भी रह लेते हैं या डिफरेंट भी हो सकता है, तो इस पे आपका क्या टेक है? मतलब अपना घर लेना चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए? अगर वही कपल जिससे 3 बेडरूम लिया वो 2 ले लेता तो उसका 30,000 रुपए महीना बचता। डाउन पेमेंट में जो 40 लाख गया उसकी जगह 30 लाख रुपए का। आप हमेशा बोलते हो ना अमीर बनो अमीर बनो, तो अमीर बनने के क्या क्या तरीके हैं? एक होता है आपको अमीर बनना है, एक होता है आपको वेल्दी बनना है। देखा जाए तो मुकेश अंबानी भी अमीर नहीं है, उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। तो अमीर का ना कोई मापदंड नहीं है, पर एक चीज का मापदंड है, वो है कि क्या एक व्यक्ति। गुजराती लोग में ऐसा क्या कल्चर होता है कि उनका बिजनेस चलता है और उनके बाद उनके जनरेशंस भी जो होते हैं ना, वो चीज को कैरी कर पाते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, तो वो क्या नॉलेज देते हैं उनको? वो इमोशन में बिजनेस को नहीं लाते, बिजनेस माइंडेड उनको पता है। क्योंकि देखिए लोग सोचते हैं ये गलत है, ये बहुत सही है। हमें लगता है कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वो अपने बच्चों को सारे सुख सुविधाएं देते हैं, नहीं, वो नहीं देते बच्चों को सारी सुख सुविधाएं। इमरजेंसी फंड ना भारत में 4 में से 3 लोगों के पास नहीं। इमरजेंसी फंड कब काम आता है? कोविड। अचानक से ओवरनाइट लोगों की नौकरी चली गई। अब ऐसी सिचुएशन में आप किस पे डिपेंड करोगे? नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो आज मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। अगर घर बनाना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? आर्किटेक्ट या इंजीनियर के पास। तो अगर आप फाइनेंस में कहीं फंसते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? किसी दोस्त के पास। तो आज मैं आपको इनसे मिलवाने वाली हूँ जो आपको फाइनेंस का नॉलेज देंगे, और इतना डीप देंगे और आपको सुन के इतना मज़ा आएगा कि आप पूरा पॉडकास्ट देखते रह जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं संजय कथुरिया जी सर से। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। तो सर आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, कि फाइनेंस है क्या, इसके फंडामेंटल्स क्या है, बेसिक्स क्या है फाइनेंस का। तो जैसे कि पहले के टाइम पे हम लोग देखते थे, मम्मी पापा हमारे चिट लेके बैठते थे, उस पे अपना टिक करते थे कि आज हमने ये करना है, ये खरीदना है, मंथली अपना एक चेकलिस्ट बना लेते थे और वो करते थे। तो वो चीज़ अभी भी काम आती है, वो लैक कर रहा है? बेसिक्स क्या है फाइनेंस का? सुप्रीता जी देखिए, सबसे पहले ना हम भूल गए हैं कि हमें अपना बजटिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने बोला कि हमारे पेरेंट्स मार्क कर लेते थे, तो हम ना बजटिंग करना भूल गए हैं। तो बजटिंग में आपका क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपका मंथली फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है, आप क्या रेंट दे रहे हैं, आपका मेड्स का एक्सपेंसेस कितना है, बच्चों की स्कूल फीस कितनी है, कौन सा इंश्योरेंस का प्रीमियम आपका जा रहा है। तो जब आपको ये सारे खर्चे पता होते हैं ना, वहां वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद आपको पता होता है आपकी इनकम कहाँ है। मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको पता है कि आपके यूपीआई के एक्सपेंसेस कितने हैं? तो आजकल लोगों को यही नहीं पता यूपीआई के एक्सपेंसेस कितने हैं। कोई भी आप गए ठेले पे चाय पी ली तो आपने यूपीआई कर दिया, आपने कोई फटाफट जोमेटो से कुछ मंगाया तो यूपीआई कर दिया। तो लोगों को कंसोलिडेट ही नहीं कर पाते कि मैंने खर्चा किया कहाँ है। तो अगर वो इस तरीके से करेंगे, अगर वो कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो वो कैसे अपनी लाइफ को प्लान कर पाएंगे? तो आपको कॉन्शियस रहना जो है वो बहुत जरूरी है। तो कॉन्शियसनेस आपको आती है जब आप बजटिंग करते हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी बजटिंग करनी जरूरी है कि उसको पता होना चाहिए मेरे खर्चे कहाँ हो रहे हैं, किस हेड में हो रहे हैं और कितने हो रहे हैं। वहां से उसको पता चलेगा मैं क्या चीज ठीक करना चाहता हूँ। देखिए लोगों को लगता है बजटिंग उनको करनी चाहिए जो जिनके पास बहुत पैसा है, या कुछ लोगों को लगता है बजटिंग उनको करनी चाहिए जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, या बजटिंग करने से मैं चिंदी हो जाऊंगा, मैं पैसे नहीं खर्च। ऐसा कुछ नहीं है। बजटिंग हर व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, आपके पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा पैसे नहीं है। हर चीज में आपको बजटिंग करना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी तनख्वाह 50-60 हजार रुपए महीना है पर वो बहुत अच्छे से जी लेते हैं, पर एक व्यक्ति को देखा है जिसकी 5-6 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है पर वो नहीं जी पाता ठीक से, उसकी बजटिंग नहीं की होती। जनरली मैंने पहले के टाइम पे जो जनरली होते थे ना, मेल मेंबर अर्न करते थे और घर अच्छे से चल जाता था। उसमें वो इन्वेस्ट भी कर लेते थे, मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया, अगर ज़्यादा पैसे तो ज़मीन ले लिया। आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, दोनों लोग अर्न कर रहे हैं, फिर भी एक होता है ना ट्रैप में फंस गए, फाइनेंशियल क्राइसिस देखते आ रहे हैं। तो इस पर क्या टेक है आपका? देखिए इस बहुत सिंपल है कि मतलब आप जितना कमा रहे हैं उससे कम खर्चा करेंगे तभी जाके आप निवेश कर पाएंगे और तभी जाके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। तो अगर आपको यही नहीं पता आप खर्चा कितना कर रहे हो, आप कमा कितना रहे हो, तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे मैं खर्चा कर रहा हूँ, क्या करूं आगे। और आज के जमाने में क्या है, चॉइसेस बहुत हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे चॉइसेस बहुत कम थी। अगर हम टीवी देखे तो दूरदर्शन 1 था, फिर धीरे धीरे दूरदर्शन 2 आया, फिर जी टीवी आया, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे चैनल, स्टार आ गया, ये सब आ गए।
तो लाइफ में अब तो चॉइसेस अनलिमिटेड है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आप कोई सेलिब्रिटी को देखते हैं कि वो कोई बहुत अच्छे जिम में जा रहा है, बहुत अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है, तो वो कर रहा है मार्केटिंग, आपको खरीदने की क्या जरूरत है? आप देखिए आपके काम की चीज है कि नहीं है। मैंने अपनी क्लास में एक बार एक एक्सरसाइज कराई, मैंने कहा कि भाई आपके पास जितनी चीजें पड़ी हैं घर में, उसपे से जाके ये देखिए कि कौन सी चीजों को आपने पिछले 1 साल से हाथ नहीं लगाया। अच्छा। तो अगली बार जब सब आए तो किसी का जवाब था कि 100 में से 60 चीजों को हाथ नहीं लगाया, 70 चीजों को हाथ नहीं लगाया। तो मैंने बोला एट द फर्स्ट प्लेस खरीदा क्यों था फिर? क्या जरूरत थी आपको खरीदने की? माइंडलेसली बाइंग हो गई। मेरे को कुछ लड़कियों ने आके बताया, बोले सर हमने तो वो मिंत्रा से मंगाया था, वो पैकेट ही ओपन नहीं किया और 1 साल हो गया वो पैकेट पड़ा हुआ है। उस टाइम स्क्रॉल कर रहे थे तो बड़ी अच्छी लगी वो ड्रेस, खरीद ली और घर आ गई, पर हमने पैकेट ही नहीं ओपन किया। मतलब इतनी वो जरूरत नहीं थी उस चीज की कि उसका पैकेट तक ओपन नहीं हुआ। एक होता कि पैकेट ओपन हो गया, यूज नहीं हुआ। एक ऐसी चीज बन गई जिसका पैकेट ओपन तक नहीं हुआ। तो आप समझिए कि ये जनरेशन जो है वो चॉइस की मारी हुई है। उसको ऐसे लगता है कि भाई मेरे को जो चीज दिखा दी गई है मुझे खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने आके बोल दिया खरीदो इसको। ठीक है, आप देखो आपको उसकी जरूरत है कि नहीं है। हम देखते हैं कि कुछ लोग पूरे साल भर की शॉपिंग एक बार में कर लेते हैं, ठीक है, और करके उसके बाद अपने आप को फ्री कर लेते हैं। उसके बाद उनको बिल्कुल जरूरत नहीं होती शॉपिंग करने की, अपन वो अपना डिसीजन मतलब उतना लेके बैठ जाते हैं। कुछ लोग मैं देखता हूँ मंथली बेसिस पे शॉप कर रहे हैं। अब अगर फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज लेके आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको शॉपिंग करनी है, इसका मतलब ये कि अगर आपको शॉपिंग करनी है तो सस्ती मिल जाएगी अगर। पर लोग माइंडलेसली शॉपिंग कर रहे हैं जिस वजह से उनके पास पैसे नहीं बच रहे। हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं करते थे। हर चीज रैशनड होती थी। कपड़े लेने जाना है रैशनड होगा, आप शायद 1 क्वार्टर में एक बार जाएंगे, दिवाली पे नए कपड़े लेंगे, बड़ा रैशनड चलते थे। ओकेजन होते थे कपड़े लेने के, घूमने के, बिल्कुल, कि आप समर वेकेशन आएगी तो आप अपने जो है कभी ननिहाल चले जाएंगे, कभी दादाजी के यहाँ चले जाएंगे, वहां रहेंगे, वहां भी कम खर्चा होगा क्योंकि आपका कोई वो नहीं है, रिलेटिव्स के यहाँ पे आप रह रहे हैं। पर अब तो जी मुझे ये विंटर वेकेशन ये करनी है, समर वेकेशन ये करनी है, फिर सेमी विंटर ये करनी है, इस वेकेशन में इधर जाना है। क्योंकि स्कूल में बच्चे बात करते हैं तो मेरे को मेरा दोस्त तो सिंगापुर घूम के आ गया, वो स्विट्जरलैंड घूम के आ गया, और आप मेरे को क्या है यहीं अपने दादाजी के यहाँ लेके चले जाते हो बार बार। तो वो वाला जो कंपटीशन का फीलिंग है, वो वाली जो चीजें हैं वो आ गई हैं, जिस वजह से लोग अपने पैसे नहीं बचा पा रहे। और उस टाइम पे इनकम इतनी कम होने के बावजूद भी घर बहुत अच्छे से चलते थे, सब खुश होते थे, और लोग जमीन ले पाते थे, सोना ले पाते थे। आज इनकम ज्यादा होने के बावजूद भी लोग खुश भी नहीं है, हमेशा फोमो में रहते हैं कि मैंने ये कर लिया उसके बाद अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है। उसके अलावा पैसे भी नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट्स है ना सेविंग्स है। ट्रू, मतलब पहले के टाइम पे लोग पैसे भी बचा ले रहे थे और सब कुछ कर भी ले रहे थे, और आज के टाइम पे पैसे मेरे को लगता है अर्निंग सोर्स बढ़ गए हैं, इनकम ज्यादा हो गई है, पर लोगों के पास कुछ खरीदने की क्षमता कम हो गई है। लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, खरीद भी रहे हैं तो ईएमआई के ट्रैप में चले जा रहे हैं। है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे वेस्टर्न कल्चर बहुत इन्फ्लुएंस करता है हम लोगों को, तो आज के टाइम पे टियर 1 की अगर हम बात करें सिटीज़ में, मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पेरेंट्स रह रहे हैं सेम सिटी में, बच्चे फिर भी मूव आउट करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपने लाइफ को अपने शर्तों पे जीना चाहते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद के ऊपर लेना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो अपना फाइनेंस कैसे मेंटेन करें, क्योंकि उनको अपना बिल भी वैसे खुद ही देना है, सारा कुछ खुद ही करना है, और एक्स्ट्रा जो एडिशनल प्रेशर खुद के ऊपर लेके रखा है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया या उनके साथ जाना है, स्टारबक्स में कॉफ़ी पीनी है, ये सारी चीज़ें, तो वो कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं? देखिए, स्टार्ट वहीं से होता है कि आपको बजटिंग करनी है। आपको रेशियो, देखिए फाइनेंस में अगर आप रूल बेस्ड एक्सपेंसेस करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप रूल्स बना लीजिए कि मेरा इस चीज पे इससे ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा। जब आप नियम बना लेते हैं, ठीक है, और जब नियम आप फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट इमीडिएटली मिलने लग जाएंगे। तो जैसे अगर आपको कोई लग्जरी आइटम खरीदनी है तो आप कह सकते हैं रूल ऑफ 2 कहते हैं हम उसको, कि अगर मैं 2 बार खरीद सकता हूं तो मैं 1 बार खरीदूंगा। ठीक है। अब आपको कोई 10,000 रुपए का 20,000 रुपए का बैग खरीदना है तो आप कहिए मैं क्या इसको 2 बार खरीद सकता हूं, मुझे ना इसके लिए उधार लेना पड़े, ना ही मेरी सेविंग्स तोड़नी पड़े। ठीक है। तो क्या मैं 2 बार ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो भाई मतलब अभी मैं 1 बार भी नहीं ले सकता। तो ये एक रूल हो गया। आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरी पूरे बजट में से मैं 10% चीजें इस तरह की लूंगा जो मेरे को खुशी देती है। ठीक है, वो एक रूल हो गया। लोग क्या करते हैं, बिना रूल के एक्सपेंस करते हैं कि चलो ठीक है यार, अभी इस बार दोस्त ने बोला है कि जाके डिनर करना है तो डिनर चले गए। वो दूसरे दोस्त ने बोला है कि चलो जाके कोल्ड प्ले का वो देखना है, शो देखना है, तो चलो कोल्ड प्ले का शो देख लेते हैं। तीसरे दोस्त ने आईफोन ले लिया, अब मेरे को भी आईफोन चाहिए। आप सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप वो चीजें करिए जो आपको खुश करती हैं। हो सकता है तीनों चीजें करके आपको खुश नहीं हो रहे,
चौथी चीज हो सकता है आपको खुश कर रही है कि आपको घूमने जाना था कहीं, कोई जगह पे जाके एंजॉय करना था, रोड ट्रिप लेनी थी। तो आप पहले ये लिखिए कि आपको खुश क्या करता है, और हर चीज आपको खुश नहीं कर सकती। अगर आपको हर चीज खुश कर रही है, इसका मतलब आप फोमो में जी रहे हो कि भाई मेरा दूसरा वाला दोस्त क्या कहेगा, अगर मैं नहीं गया तो वो कहेगा कि इसके पास तो पैसे ही नहीं है, कैसा आदमी है, आईफोन नहीं ले सकता। नहीं लेना आईफोन, मेरे को कोई और फोन लेना है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको पहले अपनी प्रायोरिटीज को लिखना है। और जो कपल्स अपने माँ बाप से सेपरेट होना चाहते हैं, लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन रियलाइज कि दिस इज एन एक्सपेंसिव वर्ल्ड, और जो मजे आपको आपके पेरेंट्स के साथ आ रहे थे, जो ईज आपको उनके साथ मिल रही थी, वो आपको नहीं मिलने वाली। तो लाइफ इज अ मिक्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस कि आप जब पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं तो ऑब्वियसली थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, और आप अलग तरीके से सोचते हो, पर आपके किचन एक्सपेंसेस कॉमन हो जाते हैं, आपके मेजर एक्सपेंसेस कॉमन हो जाते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो वो उनको संभाल सकते हैं आपके एब्सेंस में। आजकल टिंग्स है, बेबीसिटर नहीं लेना हाँ, पड़ता, आपको लेनी नहीं पड़ेंगी, और डबल इनकम है आप अभी, और आप फोकस करना चाहते हैं अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए। तो इससे अच्छा क्या तरीका है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहें, एक्सपेंसेस भी शेयर करें एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर करें, सब कुछ शेयर हो जाता है। पर हाँ, ऑब्वियसली आपको लगता है मेरी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, हम एक तरीके से नहीं जी पा रहे, तो ठीक है, फिर देन यू हैव टू टेक अ कॉल। फिर आप वो कॉल लेंगे, उसकी कॉस्ट है, आपका किचन एक्सपेंसेस अलग है, आपको मेड एक्सपेंसेस अलग होंगे, आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस अलग होंगे, तो दैट यू हैव टू बेयर। अब उसके लिए आप तैयार हैं तो आप एवेल्युएट कीजिए, पहले आप तैयार भी हैं, आप बताइए तो सही कि मैं अगर अलग हो जाऊंगा तो मेरा मंथली खर्चा कितना आएगा। तो जब आप वो एक्सपेंस बनाएंगे, हो सकता है आप रियलाइज करें कि शायद अभी वायबल नहीं है कि मैं शिफ्ट करूं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग है, तो दोनों के फाइनेंस में कितना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए? वो लोग कैसे डिसाइड करें, मतलब कि क्या खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, अपना जो गोल है उसको अचीव कैसे करें? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब एंड गोल अगर है उनका, तो वो वहाँ तक कैसे खुद को लेके जाएं? देखिए, पहले तो ना शादी लोग फाइनेंस के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। पहले तो जमाने में लेडीज नहीं कमाती थी, तो हस्बैंड का काम होता था कमाना, वाइफ का काम होता था घर को संभालना और बच्चों को संभालना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटी हुई थी। एंड मतलब हमने देखा है कि विमेन आर वेरी गुड मनी सेवर्स। तो जनरली वो जैसे पापा की पॉकेट में 10 रुपए एक्स्ट्रा है तो वो चले गए गुल्लक में चले गए, एंड सडनली 2-2.5 लाख रुपए निकल आए, कभी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद अचानक से एक अमाउंट आ जाता था सामने, जो इमरजेंसी फंड की तरह बन जाता था। एंड वो हमने डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी देखा कि काफी महिलाओं ने घर में से 2-2-2.5 लाख रुपए निकाले जो उनके हस्बैंड्स को पता भी नहीं थे। तो वो कल्चर था हमारा, एंड देन ऑब्वियसली स्लोली वेस्टर्न कल्चर टुक ओवर, फिर विमेन ने काम करना चालू किया, दे ऑल्सो एंटर्ड द वर्कफोर्स। और अब जो है जो आपका कपल्स बन रहे हैं, तो उसमें वाइफ भी ठीक ठाक कमा रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अब आपको पहले चीज ये देखनी है कि आप जो मैरिज कर रहे हैं, तो एक आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, और वो जॉइंट अकाउंट में आपको अपने इनकम के लेवल्स के हिसाब से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड 1 लाख रुपए कमा रही, वाइफ भी 1 लाख रुपए कमा रही, 2 लाख रुपए दोनों मिलकर कमा रहे महीने का। अब घर का खर्चा है 70,000, ठीक है, तो 35,000 हस्बैंड डाल दे, 35,000 वाइफ डाल दे। अब फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ज्यादा कमा रहा है, वो 2 लाख कमा रहा है, वाइफ 1 लाख कमा रही है, तो अगर आपका खर्चा महीने का अभी समझिए 60,000 है, तो 40,000 हस्बैंड डाल दे, 20,000 वाइफ डाल दे। तो ये आपका कॉमन कंट्रीब्यूशन पूल हो गया कि भाई जितनी मेरी क्षमता है, जो मेरी इनकम है, उस इनकम के हिसाब से मैं घर के खर्चों का बोझ उठा रही हूँ, ठीक है। तो यहां तक मैटर सॉल्व हो गया। सेकंड है कि देखिए, अब आपको घर लेना है, कोई जॉइंट डिसीजन लेना है, तो घर लेने तो ईएमआई होगी, ईएमआई होगी, तो ऑब्वियसली उसमें भी आपका, अगर आप जॉइंटली ले रहे हैं घर, तो आप प्रपोर्शन मान लीजिए कि कितना आप ईएमआई देना चाहते हैं एज अ वाइफ और हस्बैंड, और दोनों अपना अपना प्रपोर्शन। हो सकता है वाइफ बोले मैं ज्यादा ईएमआई दे दूंगी, तो वाइफ का प्रपोर्शन ज्यादा हो जाएगा घर में, ठीक है, हस्बैंड का कम हो जाएगा। या फिर कोई एक गोल वाइफ पकड़ लेगी, कोई एक गोल हस्बैंड पकड़ लेगा। हस्बैंड बोलेगा मैं घर का दे देता हूँ, वाइफ बोलेगी मैं गाड़ी का दे देती हूँ, तो वो स्प्लिट हो गए गोल्स। अच्छा, फिर होता है फैमिली प्लानिंग आ गई, तो फॉर एग्जाम्पल वाइफ को अपना जॉब छोड़ना पड़ रहा है फॉर सम टाइम, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि शादी थोड़ी इसलिए की थी कि वो कंट्रीब्यूट करेगी, ये भी एक कंट्रीब्यूशन है, आपके लाइफ का पार्ट है। तो उस टाइम पे वाइफ नहीं कंट्रीब्यूट करेगी, हस्बैंड को हैवी लिफ्टिंग करनी होगी, हस्बैंड को मेक श्योर करना होगा कि सब कुछ ठीक चले। अच्छा, कभी हस्बैंड का मन करेगा कि मैं एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो वाइफ बोलेगी ठीक है। अभी अमन गुप्ता ने बोला कि मैं 40 की उम्र तक अपनी वाइफ के पैसों पे डिपेंडेंट था, और अगर ऐसा नहीं होता तो आज बोट नहीं बन पाती, तो उनकी वाइफ ने केयर किया, ठीक है। अब वो तो आके नहीं जताई होगी कि तू मेरे पैसों पे पल रहा है, ठीक है, नहीं तो वो इतना बड़ा बिजनेस कैसे बना पाते। तो देखिए, लाइफ ना प्योरली ट्रांजैक्शनल नहीं है, आप दोनों ने सौदा नहीं किया, आपने शादी करी, ठीक है। शादी में इमोशंस होते हैं, प्यार होता है, फैमिली होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रिस्पेक्ट होती है। पर हाँ,
दोनों के पास अपना अपना ऐसा थोड़ा पैसा होना चाहिए जिसकी आंसरेबिलिटी एक दूसरे पे ना हो। जैसे वाइफ के पास अपना एक छोटा सा कॉर्पस है, कभी उसको लगता है यार मैं कोई चीज ऐसी खरीदना चाहती हूँ जो शायद मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, मैं महंगा बैग लेना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मैं महंगा बैग, तो नाउ ही कैन नॉट इंटरवीन, जो तो अपने पैसों से कर रही है, अपने पैसों से कर ठीक है। और हस्बैंड को कुछ शौक हो सकता है कि भाई मैं अपने बॉयज ट्रिप के साथ जाना चाहता हूँ, तो मैं कॉमन पूल से नहीं निकालूंगा, मैंने उसके लिए अलग सेविंग करी हुई है। तो आप क्या छोटे छोटे एलिमेंट्स ऑफ लाइफ अपने भी अलग से जी सकते हो जिसमें इंटरवीन नहीं कर रहे, कॉमन गोल्स बना सकते हो, उनको अचीव कर सकते हो। और जब एक व्यक्ति कोई बड़ा प्लंज लेना चाहता है तो उस टाइम पे दूसरे व्यक्ति को हेवी लिफ्टिंग करनी है। वाइफ अगर फैमिली प्लानिंग कर रही है तो यू कैन डिपेंड से कि वाइफ को कि अगले 3 साल तक भी आपको पैसे कमाने नहीं कमा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। और हस्बैंड अगर तय कर रहा है कि वो स्टार्टअप करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल वाइफ तय कर रही है स्टार्टअप करना चाहती है, जैसे गजल अलग ने स्टार्टअप किया तो उसके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, वो कौन है विनीता सिंह ने स्टार्टअप किया तो उनके हस्बैंड ने सपोर्ट किया। तो कोई ये नहीं है कि सिर्फ मेल ही स्टार्टअप करेगा, फीमेल नहीं करेगी, फीमेल भी करेगी तो हस्बैंड सपोर्ट कर देगा। अमन के केस में अमन ने स्टार्टअप किया तो उनकी वाइफ ने सपोर्ट कर दिया। हम सौदा नहीं कर रहे, पहली बात ये। बट फिर भी जैसे मैंने बताया कि एक कॉमन बना लीजिए पूल, गोल्स को स्प्लिट कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पैसा अपना फिर भी अलग रखिए, ताकि आप अपने जो मस्ती वाले एक्सपेंसेस हैं जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आप इधर और डिपेंडेंट ना हो अपने पार्टनर पे। तो सर आपकी बातों से ना मुझे एक टर्म मिल गया, इमरजेंसी फंड, तो ये क्या है? देखिए इमरजेंसी फंड ना भारत में 4 में से 3 लोगों के पास नहीं है। अब इमरजेंसी फंड कब काम आता है? कोविड, अचानक से ओवरनाइट लोगों की नौकरी चली गई, या तो नौकरी चली गई या एक टर्म यूज हुआ था फरलो। फरलो का मतलब होता है कि आप नौकरी पे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, ओके, ठीक है, तो फरलो हो गया बहुत कंपनीज में कि भाई ठीक है आपको नौकरी नहीं छोड़ रहे, पर हमारे को नहीं पता ये सिचुएशन को कैसे डील करना है, सबके लिए बड़ी यूनिक सिचुएशन थी, तो उन्होंने बोला कि फरलो कर देंगे यानी आपकी इनकम। अच्छा, तीसरी एक सिचुएशन हुई कि जैसे मेरे एक फ्रेंड थे किसी कंपनी में काम कर रहे थे, तो उधर उन्होंने बोल दिया जिस व्यक्ति की तनख्वाह, बड़ी कंपनी थी, 1 लाख रुपए महीने से कम है, उसकी तो तनख्वाह उतनी रहेगी। तो समझिए मेरी तनख्वाह 80,000 रुपए महीना है, तो मेरी 80,000 रहेगी। पर जिस व्यक्ति की भी तनख्वाह 1 लाख रुपए से ऊपर है उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए हो जाएगी। तो अगर किसी की तनख्वाह 1.5 लाख है तो भी वो 1 लाख हो जाएगी, किसी की तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना है वो भी 1 लाख हो जाएगी, किसी की तनख्वाह 10 लाख रुपए महीना है वो भी 1 लाख हो जाएगी। मतलब आप सोचिए एक व्यक्ति 10 लाख रुपए कमा रहा था, अब वो 1 लाख पे आ गया, शिफ्ट हो गया अचानक से, ठीक है। और अब कब तक है पता नहीं, हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का। अब ऐसी सिचुएशन में आप किस पे डिपेंड करोगे? अब जो 10 लाख रुपए कमा रहा था उसके खर्चे ही 4 लाख रुपए होंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे से सेव करता हो, 4 लाख से नीचे वो नहीं खर्चेगा। उसके घर का रेंट होगा, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे होंगे, गाड़ी होगी, उसकी ईएमआई होगी, मेंटेनेंस होगी, घर का ईएमआई होगा, बहुत कुछ होगा। तो ऐसे समय पे आपको बचाता है आपका इमरजेंसी फंड। और ये बात हमारे यहाँ लोगों को बिल्कुल परवाह ही नहीं है इमरजेंसी फंड की। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले आप एक्सेलरेटर नहीं दबाते हैं, सबसे पहले आप सीट बेल्ट पहनते हैं। और क्यों पहनते हैं? ताकि आप इसलिए नहीं पहनते आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप इसलिए पहनते हैं अगर हो गया तो आपकी जान बच जाए, प्रिकॉशन ले लिया। पर फाइनेंशियल प्रिकॉशन कोई नहीं लेता है। ट्रू। सबको लगता है हमारे पे कोई विपदा आपदा आएगी नहीं, हमें तो भगवान ने एकदम ऐसा बना के भेजा कि हम लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता, और जब करता है तो फिर उनके पास विकल्प नहीं होते। तो इट इज एज सिंपल एज कि आपके पास आपके खर्चों का 6 महीना एक एफडी में होना चाहिए। आपका महीने का खर्चा 30,000 है तो 30,000 इंटू 6 1,80,000, मोटा मोटी 2 लाख रुपए आप एक एफडी में रख लीजिए। अब क्या होगा, समझिए आपकी आमदनी बंद हो गई, जॉब से चले गए, कोविड आ गया, 6 महीना बहुत होता है। 6 महीने में आप फिगर आउट कर लेते हो कि लाइफ में आगे क्या करना है, क्या कर सकते हैं। 180 दिन होते हैं, पहले तो 10 दिन आप आराम करिए, शांति से रहिए, फिर अपना सोचना चालू करिए कि भाई आगे क्या करना है। तो बहुत सिंपल है, इमरजेंसी फंड आपके जीवन का आधार है, उसको स्टार्ट करना जरूरी है। अभी तक नहीं बिल्ड किया तो एक प्रॉमिस कर लीजिए अपने आप से कि अगले 6 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में मैं अपना इमरजेंसी फंड बना लूंगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बातें बाद में करेंगे, पहले आप इमरजेंसी फंड बना लीजिए। मतलब बेसिक यही है कि इन्वेस्टमेंट का बेसिक यही हो गया कि इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। बिल्कुल, फर्स्ट मतलब यस एब्सोल्युटली। गाड़ी में बैठते सीट बेल्ट है, आपको पहननी है। ठीक है, तो आपने ना अभी घर के बारे में बात किया, तो जनरली ना लोग घर ले या रेंट पे रह ले, ये डिस्कशन होता है। मेनली फीमेल जो होती हैं उनका पर्सपेक्टिव होता है कि हमें घर चाहिए, हमें अपना घर चाहिए, हमें अपना घर सजाना, और मेल होते हैं कि रेंट पे भी रह लेते हैं, या डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस पे आपका क्या टेक है, मतलब अपना घर लेना चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए? देखिए, लाइफ में ना कुछ डिसीजंस होते हैं जो फाइनेंशियल होते हैं, हाँ, और कुछ डिसीजंस होते हैं जो मनी डिसीजंस होते हैं। ठीक है, मनी डिसीजंस होता है जिसमें इमोशन आता है, फाइनेंशियल डिसीजन होता है जो प्योर फाइनेंस पे वर्क करता है। ठीक है, तो प्योर फाइनेंस पे अगर आप इंडिया की सिचुएशन देखें तो इट इज नॉट वेरी वाइज टू
बाय हाउस, मतलब रेंट पे रहेंगे बेटर रहता है, ठीक है। बट अगर एक इमोशन है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इमोशन के लिए भी आपकी औकात होनी चाहिए उस इमोशन को अफोर्ड करने के लिए। True. अब आप देखिए, हम नोएडा में बैठे हैं, ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं, यहाँ पे 2 बेडरूम का घर आज कितने का होगा मिनिमम, बता दीजिए? 70-80 लाख रुपए का, तो ठीक है जी। तो इसकी इक्वेशन वर्क कर लेते हैं। अब हमने तय कर लिया घर खरीदना है, इमोशनल ने कह दिया, वाइफ ने कह दिया, हस्बैंड ने भी मान लिया, पर अब आती है इक्वेशन। अब इमोशन के पीछे की इक्वेशन समझते हैं। 80 लाख का घर है, 20% या 25% यानी 20 लाख रुपए तो पहले आपको अपनी जेब से डालने हैं, ठीक है। तो आपके पास है कि नहीं है, पहले उसका आंसर कर लो। चलो जी नहीं है, पापा दे देंगे, लड़की के पापा दे देंगे कि चलो बच्चों को हमने पैसा दे दिया, जॉइंटली घर बना देंगे। और ऐसा केस मैं आपको सुनाऊंगा भी, अभी हुआ है, मेरे दोस्त के भाई के साथ हुआ है। अच्छा। और तो जी ठीक है, पेरेंट्स ने पैसा दे दिया, ठीक है। अब 60 लाख रुपए लोन चाहिए। 60 लाख रुपए की किश्त आती है करीबन 50,000 रुपए के आसपास, 45 to 50,000 की किश्त आएगी, डिपेंडिंग आप कितना लंबा लोन ले रहे हो, 20 साल का ले रहे हो, 25 साल का ले रहे हो। अब 45-50 हजार, हम 50,000 पकड़ते हैं, तो 50,000 की EMI देने के लिए आपके कपल की इनकम 1.25 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप दोनों की 1.25 लाख रुपए नेट टेक होम तनख्वाह है? ठीक। तीसरी कंडीशन ये है कि इस टाइम पे फिर आपके पास और कोई EMI नहीं होनी चाहिए, एक ही EMI रन, क्योंकि 40% तो इसी में चला जाएगा, फिर आपका सेविंग्स कहाँ बचेगी? आपको घर भी तो चलाना है, घर भी चलाना है। चौथी चीज आप समझिए कि जब आप घर लेते हैं ना, तो कोई भी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप नहीं देखता, लोग सिर्फ EMI गिनते हैं। EMI के बाद आपकी मंथली मेंटेनेंस आती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ये सारी चीजें आपके लाइफ का पार्ट बन जाती है, ठीक है। अब ऐसा एक किस्सा हुआ मेरे दोस्त के भाई के साथ, यंग है, शादी हुई अभी अभी, तो अच्छी फैमिलीज है दोनों, लड़की साइड लड़का, दोनों अच्छे फैमिलीज है। तो डिसाइड किया गया कि भाई बच्चों को घर में अपना उनका घर होना चाहिए। लड़का आई थिंक 29 के आसपास का, लड़की 26 की है। तो जी एक घर इन्होंने सिलेक्ट किया, और वो सिलेक्ट किया 3 बेडरूम हॉल किचन, 3 बेडरूम, नोएडा के आसपास, करीबन 1.5 करोड़ के आसपास का, थोड़ा दूर जाके घर फाइनल किया। 1.5 करोड़ में इनको करीबन 40 लाख रुपए, दोनों 20-20 लाख रुपए दोनों परिवारों ने डाउन पेमेंट करा दी। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लोन इन्होंने दोनों ने मिलकर ले लिया। कमाने वाले दोनों IT कंपनीज में काम करते हैं। 1 करोड़ 10 लाख पे उनकी आज की किश्त आ रही है करीबन 80,000 रुपीज, ओके, ठीक है जी। दोनों की तनख्वाह मिला के है करीबन 1,40,000 के आसपास। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम चालू हो गई, 3 बेडरूम हॉल किचन का घर है, उसकी मेंटेनेंस 8,000 रुपए महीना है, उसकी बिजली का फिक्स्ड बिल 2,000 रुपए महीना है, और वेरिएबल जोड़ो तो अलग है। उसमें मेड ज्यादा पैसे लेती है क्योंकि वो घर बड़ा है, साफ सफाई करनी पड़ती है। मेरे पास आए डिनर पे, शादी हुई थी तो घर पे इनवाइट किया, बैठे हम उनके साथ चर्चा कर रहे थे, तो लड़का बोला भैया मैं आपकी रील देखता हूँ और ये ऐसा हो गया। मतलब बेटा 2 बेडरूम ले लेते, अभी तो तुम दोनों यंग हो, अभी तो तुम्हारा टाइम था घूमने फिरने का, मस्ती करने का, मजे करने का, ट्रैवल करते, 20-30 हजार रुपए की EMI बचाते। तो ये भी एक गलती कर जाते हैं कभी कभी ना, आपके लिए 1 बेडरूम भी काफी है। हमारा परिवार, मुझे आज भी याद है जब हम ONGC में पापा काम करते थे, तो बहुत समय तक, मतलब ऑलमोस्ट जब मैं 18-19 ईयर्स का हो गया था, हम लोग 1 बेडरूम में रहते थे बॉम्बे में। फिर हमने अपना 2 बेडरूम लिया, पापा ने लिया 2003 में। तो हम तो ओके थे, 1 बेडरूम में भी रह लेते थे। तो लोगों को पता नहीं अब क्या चाम आ गया कि मुझे 3 बेडरूम चाहिए। आपको लगता है भाई आप 1.5 बेडरूम में, छोटे 2 बेडरूम में ले सकते हो, छोटा 2 बेडरूम ले लो, क्योंकि जब आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, कल को आप 1.25 लाख रुपए से आप 3 लाख रुपए पे पहुंच जाओगे, 4 लाख रुपए पे पहुंच जाओगे दोनों मिला के, तब आप 3 पे शिफ्ट कर जाना, ये वाला घर बेचना, बगल वाला ले लेना, तो ये वाले का भी पैसा मिल जाएगा, वो भी बढ़ चुका होगा। घर है ना, एक रिप्लेसमेंट एसेट होता है। आपने अपना घर बेचा तो आपको घर लेना है, तो आप तो आजू बाजू ही लोगे, तो आजू बाजू वाले घर भी तो उतने ही महंगे हो गए अभी। सो पॉइंट इज, आप घर लीजिए, बिल्कुल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 चीजें ध्यान रखिए। एक तो आपके पास डाउन पेमेंट का बंदोबस्त होना चाहिए, दूसरा EMI नियमित रखिए, और तीसरा टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे फोकस करिए, तो जिसमें आपकी मेंटेनेंस, मेड एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस सब आ जाता है। और अगर आप उसको कंफर्टेबली अफोर्ड कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 2 चीजें कीजिए। या तो आप घर का साइज छोटा कर लीजिए, तो आप 1000 स्क्वायर फीट लेते थे, आप 800 ले लीजिए, या फिर आप लोकेलिटी थोड़ी सी और आगे कर लीजिए, कि अगर आपको घर में रहना ही है, मतलब रेंट पे नहीं रहना, तो आप थोड़ी सी लोकेलिटी और आगे कर लीजिए जहां पे थोड़े प्राइसेस कम। तो यही आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। वो ये घर को ना स्टेटस सिंबल नहीं बनाना चाहिए कि पीछे से आप बैंक करप्ट हो रहे हैं, हाँ, और स्टेटस के लिए आपने घर ले लिया। वेल्थ है ना मैम, वेल्थ जो है
वो दिखती नहीं है। जो दिखता है वो उधार होता है। अगर आपके पास आईफोन है वो उधार पे, आपके पास गाड़ी है वो उधार पे, वो तो दिख रही है। घर है वो उधार पे। तो जो दिखता नहीं है वो वेल्थ होता है। मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे म्यूचुअल फंड अकाउंट में कितना पैसा है, वो नहीं दिख रहा किसी को, पर वही तो रियल वेल्थ है। आज मैं बटन दबाऊं तो मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाते हैं, बटन दबाऊं तो 10 लाख भी मिल सकते हैं, और बटन दबाऊं तो 1 करोड़ भी मिल सकते हैं। तो वो मेरी ताकत है। मेरी ताकत ये नहीं है कि मैं कितना उधार में रह के कितने घर है मेरे पास एक व्यक्ति आए बोले मेरे पास 12 घर है। मतलब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें लाइफ में? अब वो फंस गए हैं कि यार मैं करूं क्या इन 12 घरों का। कहीं किसी की पेमेंट ड्यू हो रही है, कभी किसी की पेमेंट ड्यू हो रही है, कभी कहीं का टेनेंट छोड़ के जा रहा है, परेशान हो गए हैं। तो हमने बोला भाई धीरे धीरे, और उधार भी है, सब पे उधार चल रहा है, सब पे लोन लिया हुआ है, सब पे लोन भी चल रहा है, ईएमआई भी चल रही है। ठीक है पैसा कमाते, मतलब क्यों 12 घर क्यों? एक ले लेते रहने के लिए, एक ले लेते, चलो एक्स्ट्रा अगर आपको ज्यादा था उससे ज्यादा क्या जरूरत है आपको? भाड़ा का मतलब क्या होता है भाई? तो ऐसे सब पागलपन मत कीजिए। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे वर्क कीजिए और उसके बाद अच्छे से घर पे रहिए, मजा आएगा। अगर वही कपल जिससे 3 बेडरूम लिया, ठीक है, वो 2 ले लेता तो उसका 30,000 रुपए महीना बचता। डाउन पेमेंट में जो 40 लाख गया उसकी जगह 30 लाख रुपए जाते, 10 लाख रुपए वहां बचते। स्टैम्प ड्यूटी कम लगती, मंथली मेंटेनेंस कम लगती, कितना खुश होते वो दोनों। और 2 ही तो लोग हो यार आप, अभी तो बच्चा भी नहीं है। बच्चा भी होगा तो 2 बेडरूम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप 10 साल 12 साल निकाल सकते हो 2 बेडरूम, तब तक आपका स्तर बढ़ जाता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है, सेविंग्स बढ़ जाती है, तब आप अगला स्विच मार लेते, फिर आप अगला स्विच मार लेते। आज क्यों बोझ ले लिया? तो अब ये बोझ ले लिया, मौज खत्म हो गई। वो ये बैक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं देखते हम बस घर देखते हैं और उनके पीछे का जो मेंटेनेंस है वो नहीं देख पाते। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ये देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक जगह आपको घर नहीं लेना चाहिए, एक कंडीशन में घर नहीं लेना चाहिए, वो तब है कि आपको ये कंफर्म नहीं है कि आप इसी लोकेशन में रहने वाले हैं। जब तक आपको कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने दिल्ली में घर लिया, 4 करोड़ के आसपास का घर लिया, बहुत अच्छे से सजाया वजाया सब कुछ किया। अब उनकी पोस्टिंग जॉब, अगली जॉब उनको बहुत अच्छी जॉब मिली और वो मिल गई दुबई में, जहां उनको इनकम में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स का जंप था। अब क्या हुआ, ये बात उन्होंने बोली, अब ये बात फैल गई मार्केट में, फैल ही जाती है तो कोई बात ही नहीं है, धीरे धीरे आप बेचने लगते हो। तो क्या ब्रोकर्स ने कार्टेल कर लिया और उनको लगा नहीं जी इस घर का तो 4 करोड़ भी मिलना बहुत मुश्किल है जी, ये वो त्रस्त हो गए। उन्होंने फाइनली वो घर 3 करोड़ 80 लाख में बेचा, 4 करोड़ का घर खरीदा हुआ घर 3 करोड़ 80 लाख में बेचा और दुबई चले गए। 20 लाख का लॉस लेके चले गए, प्लस जो इंटरेस्ट दिया, जब तक वो दिया वो अलग कॉस्ट है। तो पॉइंट क्या होता है, घर बेचते टाइम, जब मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप घर खरीदने जाते हो मिलता नहीं, घर बेचने जाते हो बिकता नहीं। हाँ। क्योंकि वो इलिक्विड एसेट है। अभी आज अगर कोई मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, तो वो तो मैं स्टॉक एक्सचेंज पे जाके खरीद बेच सकता हूँ। घर का कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है ना, कि घर लिस्टेड है एक जगह पे, कि मैं जाके ओके ठीक है मैंने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इस बिल्डिंग में इस फ्लैट को खरीदना है, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ, उसके साथ बेचारे के साथ कार्टेलाइजेशन हो गया। अब उसको दुबई भागना है, वहां रिपोर्ट करना है, फैमिली को शिफ्ट करना है, उसके माइंड में ऑलरेडी 100 हैसल चल रहे हैं। यही अगर रेंट होता तो 1 महीने का नोटिस देता, 1 महीना फालतू रेंट दे देता, तो भी उसको इम्पैक्ट नहीं आता, मेंटली फ्री होता। उसके साथ तो लिटरली मतलब बेचारे के समझ हो तो तेरे साथ स्कैम हो गया भाई। तो तेरा मतलब तेरा कट गया, लंबा बड़े वाला कटा है तेरा, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट दोस्तों में ऐसे ही बात करते हैं, मतलब तेरा कट गया भाई। तो एंड ऑफ द डे मैं सब ये रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत इमोशनल डिसीजन होता है, मैंने काफी बार बोला है, तो काफी लोग ने बोला सर आप क्यों नहीं घर खरीदने देते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। सर्कमस्टेंसेस, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, आप क्या अफोर्ड कर सकते हो, आपकी लाइफ की प्राथमिकता क्या है, आप यंग हो क्यों बंधना चाहते हो, एंजॉय करो, रेंट पे रहो, धीरे धीरे पैसे आएंगे, तुम बना लेना एक अपना घर अच्छा सा। ठीक है, तो ये अभी तक तो हमने पैसे बचाने की बात करी है, आपसे बहुत सीखा है, पर आपकी लैंग्वेज में मैं पूछूंगी कि अमीर बनने का क्या तरीका है? आप हमेशा बोलते हो ना अमीर बनो, तो अमीर बनने के क्या क्या तरीके हैं? देखिए अमीर कैसे बन सकते हैं? देखिए अमीर को पहले डिफाइन कर देते हैं। 2 तरह के डेफिनेशंस हैं और लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं। एक होता है आपको अमीर बनना है, एक होता है आपको वेल्दी बनना है। ठीक है, तो अमीर बनने का मतलब होता है आपके पास अथाह पैसा हो, कोई मतलब मापदंड ना हो पैसों का। अब अमीर का ना कोई डेफिनेशन ऐसे नहीं है कि, क्योंकि देखा जाए तो मुकेश अंबानी भी अमीर नहीं है, उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं जो बिलियनियर्स हैं, इलॉन मस्क है, ठीक है, जेफ बेजोस है, तो वो भी फील करते होंगे यार मेरे ऊपर अभी भी बहुत लोग हैं। ठीक है, तो अमीर का ना कोई मापदंड नहीं है, पर एक चीज का मापदंड है, वो है कि क्या एक व्यक्ति वेल्दी है। अब वेल्दी वो व्यक्ति होता है जिसकी पैसिव इनकम उसके खर्चे निकाल सकती है।
ओके। तो यानी कि मैं अगर मेरे पास 1 करोड़ भी है ना तो मैं वेल्दी हो सकता हूं, और मेरे पास 100 करोड़ भी है ना मैं वेल्दी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे खर्चे वैसे हैं। अगर मेरे पास समझिए 1 करोड़ रुपए है और मैं महीने का 50,000 रुपए ब्याज निकालता हूँ, इंटरेस्ट निकालता हूँ प्योर एफडी से, और मेरे खर्चे 30,000 रुपए हैं, तो मैं तो वेल्दी हो गया, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो डिफाइन कीजिए आपको अमीर बनना है कि वेल्दी बनना है। वेल्दी आदमी के पास टाइम आ जाता है, और जॉन डी रॉकफेलर का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि ही हु वर्क्स ऑल द टाइम हैज नो टाइम टू मेक मनी। मतलब जो आदमी सिर्फ मेहनत करता रहता है वो पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि पैसा बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी होती, दिमाग लगाना होता है। उसके लिए आपको खाली बैठना होता है, उसके लिए आपको नई नई चीजें पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है। पर जो आदमी 10 to 6 9 to 6 लगा हुआ है वो बेचारा कहाँ उसमें ताकत रहेगी, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ही हु वर्क्स ऑल द टाइम हैज नो टाइम टू मेक मनी। तो अमीर अगर आपको होना है तो आपको मार्केट के ट्रेंड समझने पड़ेंगे। मैं स्टॉक मार्केट नहीं कर रहा हूं, मार्केट, नॉर्मल मार्केट के ट्रेंड। एआई आ गया, एआई को कैसे अडॉप्ट करें, अपनी एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाए। अमीर आदमी एक्टिव इनकम से होता है, पैसिव इनकम से नहीं होता। पैसिव इनकम से आदमी वेल्दी हो सकता है। अच्छा, मतलब आप इन्वेस्ट करते हैं उससे आप अमीर नहीं बन सकते, वेल्दी बन सकते हैं। ओके। पर अमीर आप कैसे बन सकते हैं? अचानक से जिस काम के मैं 10,000 रुपए लेता था, अब मैं उस काम के 1 लाख रुपए ले सकता हूं, तो मैं अमीर बन जाऊंगा। ठीक है। तो अमीर आप तब बनते हैं जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके वैल्यू की कोई सीमा नहीं है। भाई अगर हम कहते हैं कि मुकेश अंबानी जी के पास $2 बिलियन का घर है, उनका घर $2 बिलियन का है, 17,000 करोड़ का है, ठीक है, तो उनकी वैल्यू तो 2 बिलियन से ज्यादा है ना, इसलिए तो उनके घर की वैल्यू 2 बिलियन है, उनकी वैल्यू 100 बिलियन है, और उनके घर की वैल्यू 2 बिलियन है, 2% है। अब आप बोलोगे इतना महंगा घर, काय का महंगा घर? हमारे यहां उधार लेके घर खरीदते हैं, उनके 100 रुपए की वैल्यू का 2 रुपए, मतलब अगर मेरी नेटवर्थ 1 करोड़ है तो उसके हिसाब से मेरा 2 लाख रुपए का घर होना चाहिए, जो मिल नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वैल्यू बहुत बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? उन्होंने कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया? तो उन्होंने तो कंपनी बनाई, एक्टिव बिजनेस किया, धंधा किया, नए नए बिजनेसेस लेके आए। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगी? आपको स्किल अप करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट के ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा, व्यापार चालू करना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में 100 बिलियनर है, अगर उसमें से 75 बिलियनर बिजनेसमैन है, जिन्होंने बिजनेस चालू किया, बचे हुए 25 में से 20 से 22 निवेशक है, बड़े निवेशक है, और सिर्फ 3 जो है वो स्पोर्ट्समैन है या आर्टिस्ट है। तो यानी कि बिलियनर बनने का सबसे ज्यादा चांस कब है? जब आप व्यापार करते हैं। अगर आप व्यापार करेंगे तो आप बिलियनर बनने का सबसे ज्यादा चांस है आपका, 100 में से 75 चांस है। इन्वेस्टर बनेंगे तो 20 ही चांस है, और अगर खिलाड़ी बनेंगे तो 3 का ही चांस है। तो आपको डिफाइन करना है कि आप कितना अमीर बनना चाहते हैं, कौन सी स्किल लेना चाहते हैं, कौन सी स्किल सबसे ज्यादा चल रही है, अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, तो आप अमीर बन जाएंगे। वेल्दी कैसे बनेंगे? आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप 50,000 रुपए महीना भी कमा रहे हैं, उसको निवेश कीजिए, लंबे समय तक कीजिए। आपके पास एक कॉर्पस होगा, उस कॉर्पस का जो ब्याज आएगा, पैसिव इनकम आएगी, उससे आपके खर्चे निकल गए, आप वेल्दी हो गए। अब वो वेल्दी आप 50,000 रुपए महीने से हुए, 50 लाख रुपए महीने से हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के लिए 1 करोड़ भी ज्यादा है, किसी के लिए 100 करोड़ भी कम है। तो ये माइंडसेट होता है वेल्थ और रिचनेस का। बहुत ही अच्छा बताया आपने कि अमीर बनना है तो एक्टिव इनकम पे फोकस करना है, अपने आप को ग्रो करना है, और अगर वेल्दी बनना है तो आप इन्वेस्ट करो और पैसिव इनकम के ऊपर चले जाओ। बिल्कुल। हाँ, तो एक्टिव इनकम के लिए मतलब लोग क्या कर सकते हैं? कोई स्किल, जैसे आपने स्किल के बारे में बात किया, तो कैसा स्किल, मतलब अभी के टाइम पे जो चल रहा हो, कैसे अपने आप पे काम करें? कुछ ऐसा ऑप्शंस है? देखिए बहुत ऑप्शंस है। जो ढूंढना चाहे उसके लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है इस देश और दुनिया में। ठीक है, हमें लगता है कि नहीं सब कुछ सैचुरेट हो गया, सब कुछ सैचुरेट हो गया। मैं जब फाइनेंस फील्ड में आया तो मेरे को सबने बोला क्यों हो जा रहा है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी हैं। मतलब ठीक है यार, हम अपनी जगह बनाएंगे। जब आप कोई भी व्यापार करने जाएंगे, अगर आप, मैंने देखा अभी जैसे एक मैं बहुत अच्छे फाउंडर से मिला, गो जीरो आइसक्रीम। ठीक है, बड़ी अच्छी आइसक्रीम बनाई उन्होंने। और मैंने देखा जब वो आए, अभी 2 साल पहले आए हैं, तो क्या उससे पहले आइसक्रीम कंपनीज नहीं थी? बहुत आइसक्रीम कंपनीज, बड़े बड़े ब्रांड्स अपना आइसक्रीम बेच रहे हैं। पर उन्होंने आके 2 या 3 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए साल का बिजनेस बना दिया। ठीक है, जब अमन गुप्ता बोट लेके आए थे तो क्या ईयरफोन नहीं बिकते थे? उन्होंने अपनी जगह बना ली, अलग से बना ली। जब मामा अर्थ आया तो क्या कॉस्मेटिक्स नहीं बिकता था? उन्होंने अपनी अलग जगह। अगर आप धंधा करने को तैयार हो, बिजनेस करने को तैयार हो, देश में 140 करोड़ लोग हैं, सबको गाने भी सुनने हैं, फोन भी देखना है, खाना भी खाना है, ठीक है, कपड़े भी पहनने हैं, सबको कॉस्मेटिक्स भी लगाना है, सबकी आम जूते भी पहनने हैं, सब कुछ करना है। और भारत देश बड़ा विचित्र देश है, यहाँ पे 100 रुपए का भी जूता बिक जाता है और
10 लाख का भी 10 बिक लाख जाता का भी बिक जाता है। है। आपको देखना है आपको कौन सा सेगमेंट पकड़ना है, कहाँ आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा सेगमेंट है। तो आपको पहले अपना, हम ना इकिगाई कहते हैं, मतलब आपको आता क्या है, व्हाट इज दैट यू नो, आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या सोचते हैं कि कौन सा धंधा चल रहा है, ये मत देखिए, आपको आता क्या है पहले वो देखिए, ठीक है। आपको क्या क्या 2-3 बड़ी चीजें आती हैं वो लिख लीजिए। फिर इनमें से आप किस चीज को प्यार करते हो। प्यार का मैं डेफिनेशन बता देता हूं। प्यार का मतलब होता है कि आप वो चीज अगले 3 साल तक कर सकते हो बिना पैसे कमाए। अगर मैं आपको कोई चीज करने बोल दूं और बोलूं कि अगले 3 साल इसमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो कौन सी एक चीज होगी जो आप करोगे? वो चीज को मैं कहता हूं आप उससे प्यार करते हो। तो आप आता क्या है, मतलब कुछ हो सकता है आपको 4 चीजें आती हैं, पर आप कह सकते हो कि यार संजय जी मेरे को ना कुकिंग का बहुत शौक है, मैं कुकिंग कर सकती हूँ, मेरे को उसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब या फिर आप कह सकते हो मैं फ्लोरिस्ट हूं, मतलब मेरे को फ्लावर्स बहुत पसंद है, मैं फ्लावर्स के साथ दिन रात निकाल सकती हूँ, अच्छे अच्छे गुलदस्ते बना सकती हूँ, पर मैं उसके लिए पैसे नहीं कमाऊंगी, मेरे को खुशी होगी। मैं केक बना सकती हूँ, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। मैं भाई इस व्यापार में 3 साल दे दूंगी और मेरे को बिल्कुल पैसों की आवश्यकता नहीं। तब आप उस चीज से प्यार कर रहे हो। तो आपको क्या आता है, आपको प्यार किस चीज से, आप ये देख लीजिए। फिर आप देखिए कि उसके लिए मार्केट कितनी बड़ी है, फिर थोड़ा रिसर्च कीजिए और कितना पैसा आप कमा सकते हो। जब आप इन 4 चीजों का संगम कर देते हो, वो चीज आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाती है। जैसे मुझे टीचर बनना था, टीचरी से मैं प्यार करता हूं, मुझे कोई पैसे ना दे तो भी मैं पढ़ाना चालू कर देता हूं। मेरी टीम कभी कभी डांटती, बोले सर फ्री की सलाह क्यों देते रहते हो आप, हम पे कर, मतलब ऐसा, ये मेरा नेचर है, सेकंड नेचर है, ठीक है। अब आता क्या, आता तो बहुत कुछ है, फाइनेंस भी आता है, बिजनेस भी आता है, मार्केटिंग भी आती है, सब कुछ आता है, पर सबसे ज्यादा क्या आता है, फाइनेंस आता है। चलो तो टीचर, फाइनेंस, क्या मार्केट इसके लिए रेडी है पे करने को? बिल्कुल रेडी है। तो जब मैंने वो चालू किया तो ऑटोमेटिकली लोगों को समझ आ गई बात और उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया। तो इतने बड़े स्पेस में जहां ऑलरेडी इतने इन्फ्लुएंसर्स थे, इतने लोग थे, हमने भी अपनी एक जगह बना ली। तो कभी भी ये मत सोचिए कि ऑलरेडी बहुत लोग बैठे हैं, कभी ये मत सोचिए। आप आइए मार्केट में, ये 4 चीजों को फूटते कीजिए और 3 साल का अपने आप को समय दीजिए, 1000 दिन, और जादू देखिए। उसके बाद आप जो कमा सकते थे तनख्वाह से, उससे मिनिमम 5 गुना ज्यादा कमाएंगे आप, अगर आप ये जो मैंने बोला वो करें फॉर 1000 डेज। वेरी गुड, मतलब अपना नीश ढूंढना है, हाँ, अपने ऊपर काम करना और 1000 दिन का समय देना है, बिल्कुल, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक कैलेंडर में उल्टा लिख दीजिए 1000। हाँ। एक दिन पूरा हो तो अगले दिन उसको क्रॉस मार के 999, अगले दिन क्रॉस मार के 998। हाँ। जब तक ये 0 हो जाए थको मत, तो रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी से लगे रहना है बस। तो जैसे ही 0 होगा तब तक तो आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, बहुतों से। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज, अभी हम बैक ऑफ द कैमरा एक हेल्थ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो यही था कंसिस्टेंसी, कि अगर किसी ने 8-10 दिन कंसिस्टेंटली काम कर रहा है तो उसको इंपैक्ट दिखने लग जाता है कि 8-10 दिन ही तो काम किया था यार, इतना ही था। तो मेरा भी माइंड ओपन हुआ, मैं लगा अच्छा हाँ यार, बात तो हम भी तो यही समझाते हैं, कंसिस्टेंटली काम करो। तो हेल्थ पे भी वही है, वेल्थ पे भी वही है, करियर पे भी वही है, हर जगह कंसिस्टेंसी मैटर्स। सर तो आजकल ना क्या है कि लोग ट्रैवल में मतलब बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, ट्रैवल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप इंस्टाग्रामेबल लाइफ देखते हो, इंस्टाग्राम पे लाइफ देखते हो कि ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, वो चले गए, उनको देख के आपने भी रैंडमली बुक कर लिया और आप भी चले जाते हो, लेकिन आपका जो फाइनेंस है उसकी वजह से एक सेटबैक ले लेता है। तो उसके लिए कोई प्लानिंग है? उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं हम फाइनेंशियली? बिल्कुल, देखिए बहुत आराम से प्लानिंग होती है। इसमें 2 तरह के प्लानिंग है, ठीक है। इसमें आप मनी स्मार्ट बनिए। मनी स्मार्ट बनिए मतलब इसमें क्रेडिट कार्ड्स बहुत काम आते हैं आपके। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, चेक करिए आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कौन सा क्रेडिट कार्ड सूटेबल है, और वो क्रेडिट कार्ड लीजिए और उससे स्पेंड्स चालू कर दीजिए। तो टारगेट करिए, फॉर एग्जांपल 1 साल बाद आप दुबई जाना चाहते हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपने प्लान किया 1 लाख रुपए का मेरा ट्रिप लगेगा, ठीक है जी। तो 1 लाख रुपए के ट्रिप के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए, मुझे एयरफेयर फ्री करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। फिर आप देखिए आप रोजमर्रा के क्या खर्चे कर रहे हैं, कहां पे वो सबसे ज्यादा मेरे को बेनिफिट देंगे, कौन से कार्ड के साथ सबसे ज्यादा बेनिफिट देंगे, उस कार्ड से चालू कर दीजिए स्वाइप करना, आपके पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, फिर आप उसको यूज कर सकते हो सकता है उस 1 लाख रुपए में से 10-20 हजार रुपए तो आप पॉइंट से निकाल लो। अब बच्चा समझिए 80,000 रुपए, आपको पता है 80,000 मुझे 1 साल बाद चाहिए, तो आप क्या करिए, आप 6 से 7 हजार रुपए का महीने का रेकरिंग फिक्स डिपॉजिट बना दीजिए। जैसे आपकी तनख्वाह आए उसमें से 7 हजार रुपए आपने अलग से डाल दिए एक रेकरिंग डिपॉजिट में, आरडी जिसे हम कहते हैं। हाँ। क्योंकि आपको 1 साल बाद पैसा चाहिए, तो अब आप स्टॉक मार्केट में डालोगे, स्टॉक मार्केट गिर गई तो आपका बाजा बच जाएगा, फिर आप जा नहीं पाओगे। सेफर साइड, सेफ रहिए, क्योंकि गोल बहुत छोटा है, 1 साल का गोल है। तो आपने क्या किया, आपकी 50,000 रुपए तनख्वाह, आपने 7,000 रुपए उठा के एक आरडी में डाल दिए। अब आपको पता है मेरे पैसे जमा हो रहे हैं,
तो 70-80 हजार वहां से जमा हो गए, यहाँ पे 20,000 रुपए के आपने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए, यू आर सेट। मजे से जाइए, इंजॉय कीजिए, प्लान कर लीजिए। हाँ, आप बोलेंगे रैंडमली उठ के मैं चला जाऊं, रैंडमली खर्चा कर दूं, तो खर्चा भी ज्यादा होगा, आपकी टिकट्स भी महंगी आएंगी, आपके प्लान्स भी महंगे होंगे, सब कुछ महंगा हो जाएगा। वो तब करिए जब आपके पास बहुत पैसा हो, करिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, करिए। बट आज अगर नहीं है तो प्लानिंग के साथ, मतलब एक्सपीरियंस भी लेना है, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक्सपीरियंस लेना है, तो आप एंजॉय भी करोगे और वापस आने के बाद रिग्रेट नहीं करोगे। आपको पता होगा मेरा बजट था लाख रुपए, अब लाख रुपए फूक के आइए। अगर 80,000 में काम हो रहा है तो भी 20,000 रुपए लगा के आइए, चलो मैं कुछ और एक एक्सपीरियंस ले लेता हूं। आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो जाएगा कि आपने शॉपिंग भी कर ली, yes. तो भी आप खुश हो। घर आके बिल्कुल ऐसे नहीं होना कि मूड खराब हो गया, और उसके बाद अगले ट्रिप के लिए 12 महीने फिर से कर लीजिए। हो सकता है अगली बार आप बोले मैं यूरोप जा रहा हूँ, तो आपको सेविंग 7,000 की जगह 10-12 हजार करनी पड़े। फिर आपने बोला मैं 12 महीने में, मैं 18 महीने में चला जाऊंगा। तो आप इस तरीके से प्लान करेंगे ना, जैसे आपने बजट बना दिया जी मैं 7-8 हजार रुपए महीना मेरे ट्रैवल का ही जाएगा। अब अगर मुझे इंडिया में ट्रैवल करना है, हो सकता है 3-4 महीने में पैसे इकट्ठा हो जाए, तो मैं 4 महीने बाद चला जाऊंगा। फॉरेन ट्रैवल करना है तो 12 महीने, बड़ा लंबा जाना है तो 18 महीने। अब आपकी चॉइस है, अपने गोल को मतलब ध्यान में रख के अपना प्लानिंग करना है, आरडी डालना है अपने लिए। हाँ, तो आपने थोड़ी देर पहले ही एक बात कही थी कि मतलब वेल्दी लोग जो होते हैं ना, उनका दिखता नहीं है कुछ भी, उनके आप बगल में बैठे रहो लेकिन पता नहीं चलेगा कि वो इंसान वेल्दी। अमीर लोग के दिख जाते हैं, है ना। तो जनरली ये गुजराती में मतलब दिखता है कि आप एक गुजराती के बगल में बैठे हो, आपको पता नहीं है वो हीरो का व्यापारी है, पर उनके अंदर ना मतलब ना ईगो दिखता है, ना उनके पहनावे में दिखता है। तो गुजराती लोग में ऐसा क्या कल्चर होता है कि उनका बिजनेस चलता है और उनके बाद उनके जनरेशनल मतलब जनरेशंस भी जो होते हैं ना, वो चीज़ को कैरी कर पाते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, तो वो क्या नॉलेज देते हैं उनको? देखिए, इस पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा लाइव। सावजी भाई ढोलकिया, काफी फेमस हीरे के व्यापारी हैं। ये वो हैं जो अपने एम्प्लॉइज को मर्सिडीज गाड़ी, घर दे देते हैं, बहुत फेमस है इसको लेके। तो उनका एक केस आया था कि उनका बेटा पढ़ के आया था बाहर से, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। तो उन्होंने जैसे वो आया तो उन्होंने उसको बोला कि मैं तेरे सारे पैसे ले रहा हूँ, और कुछ छोटा सा एक अमाउंट, शायद 100 रुपए या कुछ, बोला कि मैं तेरे को दे देता हूँ, और तू जाके इसमें अगले 30 दिन निकाल के आएगा। भारत देश में तेरे को घूमना है, और 30 डेज, 100 या ऐसा कुछ बहुत छोटा सा अमाउंट दिया था। अच्छा। मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट जिसे हम कहते हैं। अब वो लड़के को उन्होंने डाल दिया, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब वो उठा, कई दिन पहुंचा, एक दुकान में पहुंचा, वहां जाके उसने हेल्पर का काम किया। फिर देखा रे, वो बंदे ने देखा ये तो लड़का बड़ा स्मार्ट है, तो उसको अकाउंटेंट बना दिया कि तू गल्ले पे बैठ जा, तू अच्छा काम कर रहा है। तो उसने पैसे की अहमियत को सीखा, ठीक है, पैसे की रिस्पेक्ट करी कि भाई कम पैसे में कैसे जीवन निकाला जाता है जब परेशानी होती है तो। और वहां उनके फादर जो है लोगों को मर्सिडीज बांट रहे हैं, ठीक है, घर बांट रहे हैं, और एक तरफ उनका बेटा जो है वो इस तरीके की ट्रेनिंग से निकल रहा है। हमें लगता है कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वो अपने बच्चों को सारे सुख सुविधाएं देते हैं, नहीं, वो नहीं देते अपने सारे बच्चों को सारी सुख सुविधाएं। वो अपने बच्चों को एकदम, वो कहते हैं ना, तपाते हैं, तभी तो सोना बन के निकलेगा। तो वो पूरी उस एक्सरसाइज से लेके जाते हैं जिससे उनको जो है स्ट्रगल पता चले। अजीम प्रेम जी, विप्रो के मालिक, उनका बेटा आया, तो बेटा आके डायरेक्टर नहीं बना कंपनी में, एग्जीक्यूटिव बना। धीरे 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 जाके फिर वो बिजनेस में नंबर 1 बना, मतलब जो आ गया मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। तो एंड ऑफ द डे आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे ये रिले रेस है कि फादर ने कुछ बिल्ड किया बहुत बड़ा, अब वो चाहे तो इमीडिएटली बच्चे को दे सकता है, पर फिर भी वो उसकी पूरी मेहनत कराता है, पूरी ट्रेनिंग कराता है, तब जाके उनको अपनी गद्दी पे बैठने का वो देता है। अगर वो नहीं साबित कर पाए, नहीं बैठने देता, कोई और किसी को बैठा देता है या सीईओ बना देता है किसी और को, बट बिजनेस को खराब नहीं करते। उनका वो सिस्टम होता है, वो इमोशन में बिजनेस को नहीं लाते, बिजनेस माइंडेड होता है। उनको पता है, क्योंकि देखिए लोग सोचते हैं ये गलत है, ये बहुत सही है। आप समझिए आज सावजी भाई ढोलकिया के कंपनी में 15,000 लोग काम करते हैं, 15,000 लोगों की नौकरी है, किसी व्यक्ति की 15-20 हजार रुपए की नौकरी है, उसका घर चल रहा है उससे। तो आज अगर एक गलत आदमी आके बैठ गया और उस बिजनेस को डुबा दिया तो वो आदमी को भी इंपैक्ट आएगा। उनके हजारों सप्लायर्स हैं जिनसे वो माल खरीदते हैं, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा अगर ये बंद हो गए तो। बैंकर्स हैं जो इनको उधार देते हैं, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है, सरकार का नुकसान हो जाएगा। तो एक व्यापारी अगर ये गलती कर दे कि गलत आदमी को उत्तराधिकारी बना दे अपने बिजनेस का, यानी लेगेसी जिसे हम कहते हैं, अगर गलत ट्रांसफर हो जाए तो भाई पूरा बिजनेस खत्म होता है, लोगों की तनख्वाहें खत्म होती हैं, बैंक्स खत्म होते हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है।
तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी है एक बिजनेसमैन की कि जिसको भी वो बिजनेस दे आगे बढ़िया आदमी को दे, चाहे वो उसके घर का हो चाहे ना हो। अगर कोई अपने घर का साबित कर पाए अपने आप को तो बिल्कुल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, 2 बेटे थे ना, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी, एक नहीं कर पाए ठीक से कर पाए। अब अनिल अंबानी का बेटा जो आया वो बहुत स्मार्ट है, तो वो अब बिजनेस को रिवाइव कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि पांचों उंगलियां एक समान होंगी, कभी कोई छोटी होगी कभी बड़ी होगी। तो धीरूभाई के मुकेश अंबानी ने के भी बच्चे ठीक ठाक कर रहे हैं, उनका बड़ा बेटा अच्छा मैनेज कर रहा है और ये जो बेटी है वो भी ठीक मैनेज कर रही है। छोटे बेटे को थोड़ा ऑब्वियसली इश्यूज है तो उन्होंने उनको कुछ और काम दिया हुआ है। तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो वो भी उत्तराधिकारी चुनते हुए बहुत ध्यान रखते हैं चीजों का, और उनके साथ भी वो राइट लोगों को लगा के रखते हैं, बोर्ड्स बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, प्रोसेसेस बनाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा व्यापार, इतने शेयर होल्डर्स का पैसा, करीबन 37 लाख शेयर होल्डर है रिलायंस के, उनका पैसा लगा हुआ है कंपनी में। लोगों ने अपने सोचा कि इनके शेयर से मैं अपने बच्ची की शादी करूंगा, मैं घर खरीदूंगा। तो जब आप इतने ज्यादा जिम्मेवारी लेके चल रहे हो तो आप ये हल्के काम नहीं कर सकते, और इसीलिए जो है वो अलग तरीके से अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, और कभी कभी बहुत रकेड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते हैं कि बच्चों को मतलब बहुत ज्यादा नहीं देना है, और फिर धीरे धीरे वेल्थ बनती है। पर यही बात अगर हमारे ऊपर ले ले, हम जैसे लोग मिडिल क्लास में चले जाते हैं तो हम लोग बच्चे जो डिमांड करते हैं वो पूरा कर देते हैं। उनके मतलब होता है ना कि बोला कि आज चाहिए और कल मिल गया, ठीक है। तो एज अ पेरेंट्स या फिर पार्टनर्स जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनका फाइनेंशियल नॉलेज कितना शेपअप करता है बच्चों के लिए आगे के, मतलब बच्चों के लिए आगे कितना शेपअप करता है, उनका माइंडसेट कैसा बनाता है? मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ रहा था। हाँ. एक सेइंग है कि डायबिटीज जो है हाँ. वो हेरिडिटरी होती है, ठीक है। आप भी ये मानते हैं? ये टोटली गलत है। होती है, लेकिन जनरली क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर पूछती है ना कि आप डायबिटिक हो या फैमिली साइड में डायबिटिक हैं, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिसर्च है। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर मदर फादर को डायबिटीज है तो बच्चों को भी डायबिटीज है, मतलब हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो सेम खाना खा रहे होते हैं डिनर टेबल पे। ओके, अब भाई जो खाने से माँ बाप को डायबिटीज हुई है, अगर वही सेम खाना बच्चे खा रहे तो उनको भी हो जाएगी। तो डिनर टेबल पे या लंच टेबल पे जो खाना बन रहा है वही माँ बाप के डायबिटीज का कारण था और वही बच्चों के डायबिटीज का कारण है। okay. उसी तरीके से जो माइंडसेट पैसे को लेके माँ बाप का है, वही माइंडसेट डिनर टेबल पे डिस्कस होता है। बेटा हम ये नहीं ले सकते, बेटा ये तो ऐसा है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तो उधार में हैं। तो यही चीजें बच्चों के माइंड को शेप करती है। वो ब्रेक फ्री नहीं कर पाते इन सब चीजों से। तो क्या होता है, वो मनी मैनेजमेंट नहीं सीखते। अब 2 तरह के आउटकम्स निकलते हैं इससे। पहला आउटकम निकलता है वो बच्चे जो बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं, वो भी आगे जब अपने खर्चे करते हैं, पैसे बहुत बचाते हैं, पैसे को ग्रोथ पे नहीं डालते, ठीक है। ROI नहीं समझते, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भाई मैं क्या करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वो सिर्फ समझते FD, ठीक है। तो और दूसरे तरह के बच्चे होते हैं जो टोटली रिबेल बन जाते हैं कि मेरे बाबा अपने खर्चा नहीं कर रहे थे तो मैं उल जलूल खर्चा करूंगा। बैलेंस्ड कोई नहीं बनता क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं दी गई। तो आपको आपके बच्चों का जो माइंड फ्रेम शेप होगा फाइनेंस को लेके, वो उसी तरह शेप होगा जो आप डिनर टेबल डिस्कशंस करते हो अपने बच्चों के साथ। अगर आप उनके साथ स्कार्सिटी की बातें करोगे, अभाव की बातें करोगे, तो अभाव ही मिलेगा। यही अगर आप एक गुजराती मारवाड़ी बिजनेसमैन जो डिस्कस करते हैं, वो कैसे डिस्कस करते हैं? बच्चा बोलेगा डैड मेरे को ना ये गेम खरीदनी है 2 लाख रुपए की। हमारे यहाँ क्या बोलेंगे, नहीं बेटा पैसे नहीं है, बेटा ऐसे है, बेटा वैसा है। पर गुज्जू बाप क्या बोलेगा, चाहे उसके पास पैसे नहीं है, बहुत अभाव में, अच्छा तो 2 लाख रुपए की गेम का तू क्या करेगा? तो वो बताएगा मैं क्या करूंगा। अच्छा इससे तेरे को क्या फायदा होगा? अच्छा ये फायदा होगा। तू क्या नया सीखेगा? अच्छा ये चीज नहीं सीखेगा। तो वो उसको देख रहा होता है ROI पर्सपेक्टिव से कि मैं 2 लाख रुपए अगर अपने बच्चे पे निवेश कर दूं तो वो मुझे क्या ROI ला के देगा, क्या मेरे बच्चे को वो बेटर करेगा, क्या उसको कोई इंप्रूवमेंट देगा, क्या उसको कोई ऐसी स्किल देगा जिससे वो आगे जाके पैसा कमा सकता है। तो वो इन चीजों पे इवैल्यूएट करेगा। अब अगर डिसीजन यस है तो पैसे तो अभी भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा बेटा एक काम करते हैं, मैं तेरे को पॉकेट मनी देता हूं ना, तो एक काम कर, तू 4 महीना पॉकेट मनी बचा, तेरे पास जो 4 महीने में पॉकेट मनी बचेगी ना, बचा हुआ पैसा मैं दे दूंगा, ठीक है, बचा हुआ पैसा मैं दे दूंगा, तू 4 महीने बचा ले। अब वो 4 महीने क्या होगा, उसको वो गेम बहुत जरूरी है, तो वो 4 महीने बाकी कॉस्ट को कट करेगा, उल जलूल खर्चे नहीं करेगा, कपड़े नहीं खरीदेगा, जूते नहीं खरीदेगा और कुछ नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको क्लियर है मेरे को 4 महीने बाद वो गेम लेनी है।
और 4 महीने में पापा भी अरेंज करेंगे पैसा। तो 4 महीने इसने भी सेविंग करी, इसने अपनी इच्छाओं को मारा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखा। अब चौथे महीने में बाप एक बार फिर पूछ लेगा, बेटा तेरे को श्योर है तेरे को खरीदना है? हो सकता है तब तक उसको क्लैरिटी हो जाएगी, शायद मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक आपको अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करनी है। मैं अपने बेटे के साथ भी करता हूँ। वो गेमर है, वो आएगा, वो बोलेगा पापा मेरे को ये कीबोर्ड चाहिए, 22,000 रुपए का कीबोर्ड है, 20,000 रुपए का माउस है। मैंने बोला यार 200 रुपए से ऊपर का माउस नहीं लिया मैंने कभी जिंदगी में, 500 रुपए से ऊपर का कीबोर्ड नहीं लिया। बोलता नहीं जी गेमिंग का। तो मैं उसके साथ बैठता हूँ, क्या फायदा होगा, क्या होगा इससे, तू गेमिंग में कितना आगे चला जाएगा। वो मुझे बताता है, जस्टिफाई करता है। जब वो जस्टिफाई करता है तो मैं बोलता तेरी पॉकेट मनी कितनी बेटा? बोलता है 2,000 रुपए। तो बोला 3 महीने सेव कर ले, बचा हुआ 14,000 मैं दे दूंगा। तो वो 3 महीने सेव करता है, पूरे 2,000 सेव करता है। अब कोई और खर्चा नहीं, कोई रेस्टोरेंट में नहीं जाना, कोई कपड़े नहीं चाहिए, कोई कैप नहीं चाहिए, जूता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद वो कीबोर्ड खरीदना, कीबोर्ड और माउस खरीदना। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू टीच योर किड्स। एक उनको डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाओ, उससे क्या है बहुत सारे परचेज डिसीजंस खत्म हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम जब आप एकदम हीट में होते हो, इंपल्स में होते हो, तो आप खरीद लेते हो, गलत चीज खरीद लेते हो। अब 3 महीने बाद भी अगर उसके लिए वो जरूरी है तो भाई उसके लिए एक्चुअली बहुत जरूरी है, तो फिर लेके दो, फिर तो बनता है बच्चे का लेना। तो ये आपको तरीका इस्तेमाल करना, और ये आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बट आपको उसको राइट तरीके से इस्तेमाल करना है। उसकी ROI क्या है, बजटिंग सिखाइए अपने बच्चों को। मैचिंग ग्रांट्स का मतलब सिखाइए, थोड़ा इतना तू संभाल ले, इतना मैं पैसा दे दूंगा। तो ये मैचिंग हो जाती है, तो आदमी को लगता है ठीक है पापा भी देंगे, मेरे भी बचा लेता हूँ, तो आदत पड़ जाती है, टीले हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड है, वो अपनी बेटी को बोलती है कि पिछली डॉल जाएगी तो अगली डॉल आएगी, 2 डॉल एक साथ नहीं होंगी। तो इससे क्या हुआ, इससे वो क्लियर है कि मुझे अब इस डॉल के साथ नहीं खेलना। तो वो कहती है या तो हम इसको डोनेट कर देते हैं या सेल कर देते, जो भी करना है कर देते हैं, फ्रेंड को दे देते हैं, किसी रिलेटिव को दे देते हैं। तो इससे क्या है कि उसको कभी भी, बच्चे को ये नहीं होना चाहिए कि उसको सब कुछ मिल गया, मांगा जी ये भी मिल गया, हाजिर है, वो खराब करता है बच्चे। रैशनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं। बच्चे इंपल्सिव बायर भी नहीं होते, क्योंकि आगे जाके फिर आप वही सेम चीज ही कंटिन्यू करते रह जाओगे। फिर उनको उस वक्त सीखना पड़ेगा कि बजटिंग करना है, ये करना और तब तक उनका बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं। क्योंकि फाइनेंस मुझे लगता है ना, कैसे ऐसे कहते हैं कि गलती कर करके सीखो, पर फाइनेंस में बेटर है कि आप गलती कम करो और सीख ज्यादा लो। देखिए फाइनेंस में मैं आपको बताता हूँ, एक गलती आपको 10 साल पीछे फेंक देती है। मेरे एक जूनियर था, वो ट्रेडिंग में आ गया। तो ट्रेडिंग में आया तो पहले थोड़े पैसे बन गए उसके, तो उसको लगा पुनेश भगवान है, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को तो आ गया है, किंग हो गया हूं मैं तो जी उसने उधार ले लिया। उसने दोस्तों को बोला एक काम करते हैं, आप मुझे पैसा दो, मैं आपको महीने का 2% इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि वो 4-5% पर मंथ कमा रहा था। अब उसने स्टार्ट किया काम करना, अब धीरे धीरे उसको लॉसेज होने लग गए। अब हालत ये है कि उसके ऊपर 70-80 लाख रुपए का लोन है, और जो लोगों से उसने पैसा लिया था वो 70-80 लाख रुपए लिए थे, वो अब 20 लाख रुपए रह गया, क्योंकि बाकी सब लॉस हो गया। अब वो बेचारा ट्रेडमिल पे भाग रहा है कि उसको हर महीने रिटर्न्स देने, लोगों को पैसे वापस करने। तो आप इससे 8-10 साल पीछे हो गए जीवन में, बिल्कुल पीछे हो गए। तो ये सब नहीं करना चाहिए लोगों को। फाइनेंशियल मिस्टेक्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव मिस्टेक्स, दे कैन सेट यू बैक 10, 20, 30 years, समटाइम्स एंटायर लाइफ। कभी आपकी पूरी जीवन निकल जाता है उस उधार को वापस करने। तो आप सोचते हो यार क्या ही गलती कर दी, इससे अच्छा तो मैं नॉर्मली जी लेता। तो ऐसा कुछ मत करिए जो एक्सट्रीम हो जाए। ओवर बेटिंग मत कीजिए, ओवर जो है पोजिशनिंग मत कीजिए एक पर्टिकुलर चीज में, बैलेंस करके रखिए। ठीक है सर, तो इस चीज़ पे ना कि बिगिनर्स अगर ट्रेडिंग में जाना चाहें, उनको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहे, तो उनके लिए क्या बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स होगा, वो कैसे कर सकते हैं? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इस गेम में जितना लॉन्ग टर्म रहोगे उतना अच्छा पैसा बनाओगे, क्योंकि ये गेम डिसिप्लिन और पेशेंस का है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। जब मैं लॉन्ग टर्म कहता हूँ तो मैं कह रहा हूँ 10 साल प्लस की बात करता हूँ, 15 साल प्लस की बात करता हूँ, तब आपको रिटर्न्स बनते हैं, क्योंकि टाइम आपका बेस्ट फ्रेंड है। इन्वेस्टमेंट में टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड, पर लोगों को इंस्टेंट चाहिए, आज डाला कल निकाला, आज डाला कल निकाला। तो फिर आप बेसिकली आप जुआरी वाला काम कर रहे हो। देन इट इज मोर ऑफ कि आप बेटिंग और ये सब करना चाहते हो, विच इज नॉट वेरी फेवरेबल, वो अच्छी चीज नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे स्टॉक मार्केट में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, क्रिप्टो में, किसी चीज में, तो पहले उस चीज को सीखो।
देखिए लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि वो सोचते हैं कि मैं कोई यूट्यूब पे 4 वीडियो देखूंगा और मुझे कोई नो लॉस स्ट्रेटजी मिल जाएगी और मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा, फिर वो हार जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर वापस वही 10 साल पीछे हो जाते हैं, 15 साल पीछे। मैं अभी जैसे एग्जाम्पल दे रहा था कि आपको अगर हार्ट सर्जन बनना है तो आप यूट्यूब पे देख के हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब देख लोगे 1 घंटे की वीडियो, बट अब मैं जाओ हार्ट सर्जरी करो, इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली आपको पायलट बनना है तो वो भी आप पॉसिबल है, स्किल है, इट टेक्स टाइम टू गेट दैट स्किल। इसी तरह एक ट्रेडर के लिए जो स्किल है ना, उस पर टाइम लगता है आने में, पहले दिन नहीं आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल भी चले जाते हैं कभी। आपको सीखना पड़ता है, माइंडसेट सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब लोगों को लगता है कि डॉक्टर तो 5 साल तैयार है वो देने को, उसके बाद 10 साल वो इंटर्नशिप ही कर लेंगे, 15 साल बाद सर्जन बनेंगे, चलेगा। बट ट्रेडिंग में उनको चाहिए 15 दिन में पैसा बन जाए। तो ये जो है ना, ये माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेडिंग में आएंगे तो मार्केट इज रूथलेस, वो आपका सारा पैसा ले लेगी। अंधा कुआं है मार्केट, कितना भी पैसा डालो वो खत्म नहीं होता वहां पे। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सीखिए, टाइम लीजिए, 100% कैपिटल से मत ट्रेड कीजिए। अगर आपका कैपिटल 10 लाख रुपए का तो 1 लाख रुपए से ट्रेड कीजिए। 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो 25,000 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगाइए। तो क्या होता है, आप रिस्क लेना सीखते हो, अंधा रिस्क नहीं लेना कि भाई दोस्त से पूछा, उसने बोला आज इसका कॉल ऑप्शन ले ले तो उसका कॉल ऑप्शन ले लिया। तो ये सब मत करिए, आराम से सीखिए, टाइम लगाइए। और अगर नहीं सीखना है ये फील्ड, आप इमोशनली अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, आप अपने मार्केट की इतनी अनसर्टनिटीज को नहीं झेल पाते हो, आपको डर लगता है, तो स्टॉप एवरीथिंग एंड जस्ट इन्वेस्ट। SIPs करिए, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, जो चीज समझ आती है वो करिए। पर ट्रेडिंग करना है तो सीखना बहुत जरूरी है। बिगिनर्स के लिए टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे वो पैसा लगा सकते हैं। देखिए मैं तो कहता हूँ भारत में 5 कैटेगरी ऑफ कंपनीज है। सबसे पहले है निफ्टी 50, ठीक है, देश की सबसे बड़ी 50 कंपनी। फिर है निफ्टी नेक्स्ट 50, देश की अगली 50 सबसे बड़ी कंपनी। फिर थर्ड है निफ्टी मिड कैप 150, यो देश की अगली 150 बड़ी कंपनीज। और फिर है निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी अगली 250 कंपनीज। ये कुल मिला के देश की 500 कंपनीज है, टॉप 500 का। इसमें पैसा डाल दीजिए। इसमें अलग अलग इंडेक्स है, अलग अलग म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, आप उसमें पैसा डाल दीजिए। आप इस देश के 90% इन्वेस्टर्स से ज्यादा अच्छा कर जाएंगे। बस लंबे समय के लिए बने रहिए, ऐसा नहीं कि आज डाला कल निकाला, कल डाला परसों निकाला, वो नहीं चलेगा। आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, दैट्स इट। आपको इसके अलावा और कहीं पैसा डालने की जरूरत ही नहीं। मतलब ये सेफर साइड है कि आप देश की 500 सबसे बड़ी कंपनीज है। हाँ। अब अगर इनमें से कंपनी कोई खराब भी होगी तो सारी 500 नहीं होंगी, 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, पर सारी 500 कंपनी जीरो नहीं हो सकती। बहुत जो ट्रेडिंग, और अगर वो जीरो हो गई तो यानी दुनिया खत्म हो चुकी है। फिर वैसे भी आपके पैसे की कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम की नहीं है वो चीज। मतलब आप ही नहीं हो तो फिर पैसे की क्या वैल्यू है। तो ट्रेडिंग का जो चुल होता है लोगों के अंदर की ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडर बनना है, तो वो चीज को कैसे रोकें? आप कसिनो जाइए, 1000 रुपए लेके पूरी चुल पूरी कीजिए, वहां पे वापस आइए और चुपचाप काम कीजिए। आप मार्केट्स को कसिनो मत बनाइए। मार्केट ना आपसे पैसा ले लेगा और लेता रहेगा। जैसे मैं श्रीलंका रहता था तो मैं वहां कसिनो जाता था, वहां पर कसिनो होता है, हम 2000 श्रीलंकन रुपए लेके जाते थे, वॉलेट घर पे छोड़ के जाते थे, कुछ नहीं होता था हाथ में हमारे। 2000 श्रीलंकन रुपए दिए उन्होंने, उसके अगेंस्ट चिप्स दी, हम गए वहां, फ्री का खाना होता था, मस्ती करी, थोड़ा रूले खेल लिया, थोड़ा ये खेल लिया, थोड़ा वो खेल लिया, मस्ती करी। जब 2000 रुपए खत्म हुए हम निकल के आ गए, थैंक यू सो मच। ये होता है मस्ती। ठीक है, मुझे पता है मैं 2000 की मस्ती कर सकता हूँ, बस। मस्ती मैं मार्केट्स में नहीं करता, मार्केट्स में मैं सीरियस हूँ, मेरे पैसे की वैल्यू है भाई, मैं टाइम भी दे रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ। वहां तो गए, थोड़ा जगमग देखा, अच्छा लगा, लोग देखे, मस्ती हुई, म्यूजिक आ रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, तो वो एनवायरनमेंट के लिए मैं 2000 रुपए दे रहा हूँ। स्टॉक मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है, वो तो ग्रीन रेड चलता रहता है। सर, तो आपकी जर्नी पे बात करेंगे। आपकी जर्नी बहुत ही फिनोमिनल रही है। इंस्टाग्राम पे आपने सडन बूस्ट मतलब देखा मैंने कि बहुत ही अच्छा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी गेन किया है आपने। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उसके लिए? टिप्स तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि कंटेंट जो आप बनाते हैं, जो मैंने आपको बात कही कि इकिगाई ढूंढनी है आपको, जो आप पसंद करते हैं, जो जिसके लिए आपको अगर पैसे भी ना मिले तो आप काम कर सके, आपको वो एरिया ढूंढना है। और वो मेरा एरिया मेरे को पता था समहाउ, मतलब ठीक था, मतलब आई थिंक मुझे काफी नॉलेज थी उस चीज की कि मुझे क्या करना है। और जब मैंने वो चीज करी और ऑथेंटिकली करी, लोगों के साथ विश्वासघात नहीं किया, लोगों को सही चीज बताई, लोगों को वो चीजें बताई जो मैंने की हैं, मैं खुद
समझो अगर स्टॉक्स खरीद रहा हूँ और मैं लोगों को म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, ऐसा नहीं था। मैं खुद म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ तो मैंने बता दिया मैं म्यूचुअल फंड में पैसे डालता हूँ, तो उनको कंफर्टेबल हुआ, उनको समझ आ गई बात कि चलो ठीक है ये आदमी सच बोल रहा है। तो लोगों ने पसंद किया, बातें समझ आई उनको और उन्होंने शेयर किया, तो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ गई। तो अगर आपको भी कंटेंट बनाना है, कंटेंट में बिजनेस में आना है, तो एक तो इसको पूरा फुल टाइम एक प्रोफेशन की तरह पकड़िए, टाइम पास के लिए मत आइए, ठीक है। तो किसी ने बोला था सर मैं पार्ट टाइम कर लूं, मैंने कहा था कि पार्ट टाइम इज इक्वल टू पास टाइम। कोई भी चीज लाइफ में पार्ट टाइम नहीं होती, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, एनर्जीज देनी पड़ेंगी, तब जाके वो एक चीज हिलती है, मूव करती है। नहीं तो हम काफी लोगों को जानते हैं जिन्होंने स्टार्ट किया और 1-2 महीने में थक गए, यार बस यार फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, हमारे भी नहीं बढ़े, शुरू में टाइम लगा, पर जब बढ़े तो बढ़े तब। बट उतना वेट करना, तो वही फंडा हो गया ना कि 3 साल अगर बिना पैसे दिए भी आपको कोई चीज काम करने में मजा आ रहा हो तो वो काम करिए। तो ऑथेंटिसिटी रखिए, जो आप जानते हैं उसके बारे में बात करिए। ऐसे मत करिए कि कहीं 3 वीडियो किसी की देख ली और बोलना चालू कर दिया, उससे आपको फायदा शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में लोग समझ जाएंगे इस आदमी को नहीं आता, इसको कंटेंट नहीं समझ आता, झूठ बोल रहा है। और जो आपने जिया है उसी को शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ से कोई लोग कनेक्ट करें तो आपको लाइक करें, फॉलो करें, आपका कंटेंट शेयर करें और आप आगे अच्छा करें। That's what I've done. मैंने इसके अलावा और कुछ मेजर नहीं किया। अपने आप से ट्रू रहना, be true to yourself and to your audience. To your audience. देखिए मैं कहता हूँ जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स करते हैं कि वो पेप्सी बेच रहे होंगे या फिर कोई कोक बेच रहे होंगे, कुछ भी बेच रहे होंगे, मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक बेच रहे होंगे और बोलेंगे मैं तो मीठा नहीं खाता। तो आप मीठा नहीं खाते तो आप अपनी ऑडियंस को क्यों बेच रहे हो कोल्ड ड्रिंक? आपको पता है कितना मीठा है उसमें। तो आप ट्रू रहिए और ट्रू चीज बेचिए, जो करते हैं वो करिए, जो नहीं करते हैं वो मत करिए। ठीक है। लास्टली एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपके वीडियोस तो बहुत ही हेल्पफुल हैं, लोग देखते हैं, पर कुछ बुक रीडर्स के लिए अगर आप सजेस्ट करना चाहें, कोई बुक्स ऐसे हैं? देखिए सबसे नंबर 1 बुक तो इस दुनिया की हमारी भगवत गीता है, क्योंकि आपको माइंड कंट्रोल, देखिए सारा गेम माइंड कंट्रोल का। अगर आप माइंड कंट्रोल सीख गए, आपको ये समझ आ गया कि आपको अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करना है, व्हाई आर यू हियर इन दिस वर्ल्ड, थोड़ा बहुत ये नॉलेज हो जाए तो लाइफ ईजी हो जाती है, क्योंकि लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत नॉइज है। तो आई थिंक भगवत गीता ऑलवेज स्टेज नंबर 1 ऑन माई लिस्ट। नेक्स्ट है साइकोलॉजी ऑफ मनी। आई थिंक इट इज अ वेरी वेल रिटन बुक, बहुत प्यारी बुक लिखी हुई है। तो किसी को भी मनी साइकोलॉजी के बारे में समझना है तो वो बहुत प्यारी किताब है, वो पढ़नी चाहिए। तीसरी किताब है द मिलियनेयर फास्ट लेन। बहुत जल्दी जिसी को अमीर बनना है कि भाई मेरे को फटाफट मिलियनेयर बनना है, तो उसके लिए वो किताब है, बहुत अच्छी किताब है, उससे आप बहुत सीख सकते हैं। तो ये 3 बुक्स हैं जो आपको अच्छा वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है सर। तो लास्टली एक और क्वेश्चन है, जैसे कोविड से पहले सब कुछ ऑफलाइन था और कोविड के दौरान ना सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, सारा कुछ डिजिटल हो गया, तो लॉन्ग टर्म विजन में आप क्या देखते हैं, मतलब और क्या लोग ला सकते हैं अपने अंदर चेंजेस, या फिर क्योंकि उस वक्त लोग ऑनलाइन नहीं थे और कोविड में सडनली सब कुछ ऑनलाइन आना पड़ा, सब लोगों को भी ऑनलाइन आना पड़ा, बिजनेस भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, तो अभी के बाद मतलब कुछ सालों के बाद और क्या चेंजेस लोग अपने अंदर अभी से मतलब ला सकते हैं कि उनके लिए ग्रोथ रहे या फिर वो सही जाए? AI, ओके, नॉलेज अबाउट AI। अगर आपको AI नहीं आता तो बहुत जल्दी आप ऑब्सोलीट हो जाओगे बिजनेस में, प्रोफेशन में, जॉब में, जो आप कर रहे हो उसमें। तो AI आज के दिन सीखना कंपलसरी हो गया है। इट्स लाइक जैसे आप मैथ्स सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, इंग्लिश सीखनी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो AI हैज टू बी अ सब्जेक्ट। अगर आप स्कूल में AI अब पता नहीं कब डालेंगे, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो अपने बेटे को अलग से सिखा देता हूँ, बट AI अगर आप नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो AI सीखिए, आपके लिए AI क्या यूज हो सकता है वो आप सीखिए। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से पता चले कि मेरे लिए AI कहाँ यूज हो सकता है, तो आप AI से पूछ लीजिए, वो ही बता देगा आपको कि मैं तुम्हारे कहाँ उपयोग आ सकता है। चैट जीपीटी से पूछो भाई मैं ये करता हूँ, मेरा ये काम है, मेरा डेली काम ये होता है, आप मुझे बताओ 5 ऐसे टूल्स AI के जो मुझे सीखने चाहिए ताकि मैं लाइफ में एक्सेल कर सकूं। अरे दम आपको पूरा जवाब दे देगा, सीख लो उसके बाद। देखिए एक चीज याद रखना, हमारे साथ मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा स्कैम हुआ है कि हमें हमेशा बोला जाता था कि यार पहले 10th पार कर ले फिर सब अच्छा हो जाएगा, 12वीं पार कर ले अच्छा हो जाएगा, इंजीनियरिंग खत्म कर ले अच्छा हो जाएगा, MBA कर लो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट्स ऑन ग्राउंड, जब आप मार्केट में आ जाते हैं। तो अब जो जमाना है वो स्कूल लर्निंग्स का नहीं है, कॉलेज लर्निंग्स का नहीं, बिकॉज स्कूल और कॉलेज उस स्पीड को रह नहीं पा रहे हैं। AI इज चेंजिंग एवरी 15 डेज, तो 15 दिन में स्कूल सिलेबस तो बदल नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो आपको एक ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लर्निंग लाना पड़ेगा, और वो ऑब्वियसली ऑनलाइन है, कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, यूट्यूब है और सोशल चैनल्स हैं जहाँ पे आप लोगों से सीख सकते हो। तो आई थिंक वो जितना आप
अडॉप्ट करोगे उतना आप तेज भागोगे मार्केट में, और कन्वेंशनल एजुकेशन अब आपको बहुत आगे नहीं लेके जा सकती। मैं यही सोचता हूँ बेचारे जो लोग 2000 में पैदा हुए, सन 2000 में, और 2022 तक उन्होंने सारी पढ़ाई पूरी करी, और जैसे मार्केट में आए तो AI आ गया। अब आप सोचिए उस व्यक्ति का 22 साल जीरो हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसको AI सीखना पड़ रहा है और मार्केट में आना पड़ रहा है। तो आज मैं देखता हूँ 10-12 साल के बच्चे, मेरा बेटा जैसे AI में बहुत आगे चला गया, सीखता रहता है। तो ये लोग थ्रेट बन गए हैं 50 साल के लिए व्यक्ति के लिए, 45 साल के व्यक्ति के लिए। तो अब वो कैसे ठीक होंगे? उनको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उनको अपने आप को 1 साल का ब्रेक देना पड़ेगा, या पैरेलली सीखना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है। अब ये बोलो कि नहीं जी मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं तो ऐसे रहूंगा, कभी भी आपकी जॉब जा सकती है। सर कोई ऐसी मूवीज या वेब सीरीज जो फाइनेंस के लोगों को देखनी चाहिए? देखिए एक सीरीज है आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच, ओके, ये रमेश सेठी की है, नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी ये है। एक है इनसाइड बिल्स ब्रेन, जो बिल गेट्स किस तरीके से पैसे को मैनेज करते हैं, अपने आप को मैनेज करते हैं, अपनी लर्निंग को मैनेज करते हैं। ये डायरेक्ट पैसे का नहीं है बट अच्छी सीरीज है। उसके अलावा एक मूवी है द बिग शॉट, वो जरूर देखनी चाहिए, ह्यूमन ग्रीड के अराउंड, कि कैसे पैसे को लेके लोग किस तरह से ग्रीडी हो जाते हैं। और एक मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक कंपनी हुआ करती थी एनरॉन, तो उसकी एक डॉक्यूमेंट्री थी द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम, वो जरूर देखनी चाहिए लोगों को। तो ये 4 एक चीजें हैं जो देख सकते हैं लोग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आके, एंड आई एम श्योर आपकी ऑडियंस को भी वैल्यू मिली होगी। थैंक यू।